Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज अकाउंट। सो बेसिकली हम सबसे पहले ये समझते हैं कंपनी होती क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि नॉन लिविंग बीइंग होती है, कोई लिविंग बीइंग नहीं होती है, ठीक है। क्रिएटेड बाय लॉ, एक लॉ के हिसाब से उसका फॉर्मेशन करा जाता है, उसे बनाया जाता है। वो लॉ हमारा कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब वो अपने शेयर होल्डर से उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग होता है। शेयर होल्डर आर द डिफरेंट एंटिटीज एंड कंपनी आर द डिफरेंट एंटिटी। दो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, बट फिर भी शेयर होल्डर्स अलग माने जाते हैं, कंपनी अलग माने जाते हैं, बिकॉज कंपनी बाउंडेड होती है उनको उस पर रिटर्न देने के लिए, ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, एंड अ कॉमन सील। अब ये सारे चीज जो टर्म्स होते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये तो कंपनी की आपकी क्या हो गई? डेफिनेशन। क्या हो गई कंपनी की? डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को फॉर्म करना, क्रिएट करना, क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी क्रिएट कैसे होती है? लॉ के हिसाब से क्रिएट होती है। सेकंड आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स, वो एक अलग एंटिटी होती है और कंपनी एक अलग एंटिटी होती है। कभी अगर ऐसी पोजीशन आती है कि कंपनी कर्जे में चली जाती है, तो उसमें जितना भी कर्जा होता है वो कंपनी के एसेट को बेच के ही कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करा जाएगा। ऐसा कहीं भी राइट नहीं होता कंपनी के पास कि वो अपने शेयर होल्डर के प्राइवेट एसेट्स को टच कर ले। प्राइवेट एसेट्स को टच करने का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके अपना घर हो गया, उनकी अपनी गाड़ी हो गई, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजों को कंपनी टच नहीं कर सकती है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक नॉन लिविंग बीइंग होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि अपने आप चलता रहता है, कभी से खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब किसी की डेथ से कंपनी खत्म नहीं होती। मान लो कंपनी का एमडी की डेथ हो गई, सीईओ की डेथ हो गई, तो कोई अनदर बंदा आएगा जो उसका चार्ज ले लेगा, ठीक है, कोई अनदर आपका एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स भी मर गए तो शेयर होल्डर मर जाएंगे तो उसके शेयर उसकी बीवी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं तो किसी और को सेल कर देगा, कहीं और चले जाएंगे बच्चों के पास। तो ऐसे कंपनी तो अपना चलती रहती है, कंपनी किसी की डेथ से रुकती नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कंपनी की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रहती है जितने उसके एसेट्स होते हैं और जितना शेयर होल्डर ने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा होता है। मान लो शेयर होल्डर ने पैसा 1 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? कंपनी कर्जे में भी चली गई तो कंपनी इतना कर सकती है कि उनका ये 1 लाख जब्त कर लेगी, 1 लाख का पैसा उन्हें वापसी लौटाएगी नहीं। लेकिन ऐसा कंपनी नहीं कर सकती कि इस 1 लाख के बाद भी उनके प्राइवेट एसेट्स कंपनी एक्वायर कर ले, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर आता है हमारा कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जो कि हर उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट लीगल माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है, आपको मोहर आपने सुना होगा हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह, तो वो सील होती है। तो हर कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के भी हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये था आपका कंपनीज अकाउंट एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है गाइज हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं? सबसे पहला गाइज हमारा आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है, वही कंपनी का ओनर होता है, वही कंपनी का डायरेक्टर होता है, वही कंपनी का मेंबर होता है, ठीक है। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का बिजनेस होता है। एक्चुअली में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होता, बिकॉज वो तो फर्म होती है, ये कंपनी रूल के हिसाब से गवर्न करा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अपना गवर्निंग एक्ट अलग होता है, कंपनी का गवर्निंग एक्ट अपना अलग होता है, ठीक है ना। तो ये 1 पर्सन कंपनी टाइप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, बट एक्चुअली में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये बहुत आपको इसके जो नाम होता है उसमें आपको ओपीसी लिखा हुआ मिलेगा, फॉर एग्जांपल श्रीराम ओपीसी लिमिटेड, ठीक है ना, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड। दूसरी हमारी जो आती है प्राइवेट कंपनी। मोस्ट जो आपका नाम सुनने में मिलेगा वो आपको प्राइवेट का और पब्लिक का मिलेगा। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल, देखो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल कैसी होती है गाइस? प्रिस्क्राइब्ड होती है। मतलब जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होगी, कंपनी जब फॉर्म होती है तो फॉर्म होने के टाइम पर उसके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर्म क्रिएट करे जाते हैं। पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा आर्टिकल
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज के रूल्स गवर्निंग एक्ट्स मेंशन्ड होते हैं, मेमोरेंडम में कंपनी से क्लॉज मेंशन्ड होते हैं कि नेम क्लॉज क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा, डायरेक्टर क्लॉज क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, तो जितने भी शेयर कैपिटल उसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड होगी उतनी रख लेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, आप प्राइवेट लिमिटेड की मिनिमम पेड कैपिटल 1 लाख भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 15 भी, 20 भी, जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होगी। ठीक है, फिर आता है रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसने एक बार खरीदे वो उसी के रहेंगे। हाँ, वो अपने फैमिली मेंबर्स में, तो कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, कोई फैमिली बिजनेस है, वो कंपनी को रन कर रहा है, तो फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफरेबल हो सकता है, लेकिन आउटसाइड जनरल पब्लिक को अवेलेबल वो नहीं होते हैं। जनरल पब्लिक को अवेलेबल होंगे सिर्फ एक ही केस में, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चंस आपके गाइस बन जाते हैं, इन पर फोकस करना, ये वाली जो चीजें हैं। ठीक है, आपका मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी केस में? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं आपके? 15। ठीक है, मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं इसमें? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। मेंबर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं। डायरेक्टर्स वो बॉडी होती है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम देते हैं, जो कि कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन देते हैं कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे वर्क करना है। ठीक है ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा सेट होता है, 4-5 डायरेक्टर मिलके कंपनी की पॉलिसीज कैसे फ्रेम अप करनी है, कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। डायरेक्शन का काम डायरेक्टर्स का होता है, और मेंबर्स आपके अलग होते हैं। ठीक है, फिर इसका नेम में क्या लिखा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मैं शेयर्स इसके कैसे होता है? ट्रांसफरेबल, जनरल पब्लिक को ट्रांसफर होता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, रिलायंस। ठीक है, मेंबर्स इसके मिनिमम कितने होते हैं? 7, और मैक्सिमम मेंबर्स की इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के मिनिमम कितने होते हैं? 3, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। ठीक है, और लिमिटेड इसके नाम में कौन सा वर्ड लगा होता है? लिमिटेड। तो समझ गया प्राइवेट पब्लिक और ओपीसी में क्या फर्क होता है। मेन आपके डायरेक्टर्स का क्वेश्चन बन जाता है कि इसके डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 2, इसके मिनिमम होते हैं 3। ठीक है, मेंबर्स का बन जाता है, इसके मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, इसके मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं, इसके मैक्सिमम 200 होते हैं, और उसके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है ना, तो कंपनी के मेंबर बन गए, कंपनी की पॉलिसी के अंदर हमने रजिस्टर करा, कंपनी के हमने कुछ क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स खरीद लिए, तो कंपनी के मेंबर्स बन गए, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग का केस देखते होंगे। ठीक है, तो मेंबर्स पब्लिक कंपनी के केस में कोई लिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। लास्ट अभी हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बेसिकली 3 टाइप की शेयर कैपिटल होती है। एक होती है ऑथराइज्ड, दूसरी होती है इशूड, और तीसरी होती है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को सब 2 पार्ट्स में सब डिवाइड करा जाता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। होता क्या है, देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। ठीक है ना, मतलब कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने शेयर इशू कर सकती है वो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर्स होते हैं। और जब उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाउंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैक्सिमम पैसा जो कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एक हमारी कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई एंड दे मेंशन्ड इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट वी विल इशू 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ शेयर में आपको बताता हूं। 50,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो 50,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, तो कितने की वैल्यू हो गई इसकी? 5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। तो 5 लाख की हमारी कौन सी कैपिटल हो गई गाइस? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई। नेक्स्ट आते हैं इशूड। कंपनी क्या करती है कि जितने भी उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है सारे के सारे शेयर एक बार में इशू कंपनी नहीं करती है, कंपनी कुछ पार्ट्स में इशू करती है। ठीक है ना, तो मान लो हम ये मान के चलते हैं कि 50,000 में से कंपनी ने कहा सिर्फ फिलहाल हमें 30,000 शेयर हम इशू करें, बिकॉज इतने ही हमारे अमाउंट की जरूरत है। 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, तो वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। 3 लाख हमारी कौन सी कैपिटल हो गई? इशूड कैपिटल। और यही कैपिटल हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड भी शो करी जाती है, लेकिन ऑथराइज्ड बेटा हमारी नोट्स टू अकाउंट में शो करी जाती है। ठीक है ना, कभी भी बैलेंस शीट के मेन पेज पे शो नहीं करी जाती। मेन पे कौन सी करी जाती है? इशूड, कि जितना हमने इशू कर दिया। ठीक है, अब इशूड के बाद सब्सक्राइब, कि कब
पब्लिक ने खरीदे कितने। मान लो 30 में अभी किसी पब्लिक पे ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि पब्लिक को इतने तो खरीदने ही खरीदने हैं, ठीक है ना। और या फिर क्या कहते हैं, इससे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 90% होता है कि जितने भी शेयर आप इशू कर रहे हो उसके कम से कम 90% शेयर्स तो पब्लिक को खरीदे, ठीक है। अगर 90% शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद पा रही है तो कंपनी क्या करेगी, उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो मान लो पब्लिक ने सिर्फ कितने खरीदे, 28,000 शेयर्स खरीदे, तो 90% से तो गाइस से ज्यादा हो गया, 90% हो गया 27,000, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने कितने खरीदे, 28,000। अब 28,000 शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए, अब उसके भी दो पार्ट्स बन गए। 28,000 शेयर का अगर पूरा पैसा कंपनी दे रही है तो वो हमारा कौन सा हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है ना। कंपनी पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे, 28,000 शेयर, और 28,000 शेयर की पूरी 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को पब्लिक ने वैल्यू पे कर दी, तो उसको हम बोल देंगे कौन सा हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल। यानी कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे, 28,000, और 10 रुपए के हिसाब से उसका पैसा पे कर दिया 2,80,000। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, ठीक है। अब 28,000 शेयर्स पे मान लो पब्लिक ने 28,000 तो खरीदे, लेकिन 28,000 पे उसने पूरा पैसा ना पे करके कितने रुपए से पे करा, मान लो 5 रुपए से पे करा, ठीक है। तो 5 रुपए से गाइस वैल्यू कितनी हो गई, 1,40,000। 1,40,000 की हमारी कौन सी शेयर कैपिटल हो गई, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होते हैं, एक होते हैं ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। एक्चुअली जो बैलेंस शीट के अमाउंट्स में अपीयर करती है वो आपकी या तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अपीयर करेगी या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, जो भी केस होगा, ठीक है। लेकिन इन सब का जो आपका जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है, वो हम कहां शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, कि ऑथराइज कितने, इशूड कितने, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। एक गाइस कैपिटल आपकी और होती है, वो होती है रिजर्व कैपिटल। कौन सी गाइस कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहां मेरे 50,000 शेयर्स थे, 50,000 में तक मैंने कितने इशू करे, 30,000, तो कितने हमने इशू नहीं करे गाइस, 20,000। ये हमारी कौन से शेयर हो गए, अनकॉल्ड शेयर। कौन से शेयर हो गए गाइस, अनकॉल्ड शेयर। अब हमने 20,000 शेयर इशू नहीं करे, उसमें से मान लो मैंने 10,000 शेयर अपने रिजर्व कर दिए, किसके कैपिटल के तौर पे, रिजर्व कैपिटल के तौर पे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कौन सी थी, 20,000 शेयर की 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2 लाख के अमाउंट में लेके कन्वर्ट करके चलते हैं हम, ठीक है ना। कितने की कैपिटल थी गाइस, 2 लाख की। 2 लाख में से मान लो 1 लाख की उसने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, किसके तौर पे, रिजर्व कैपिटल के तौर पे, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो हम कंपनी के वाइंडिंग अप होने के टाइम पे मांगते हैं। यानी कि जब कंपनी बंद होने वाली है उस टाइम पे हमें लग रहा है कि कंपनी को लॉस है, और लॉस को कवर करने के लिए हमें शेयर्स का पैसा लेना पड़ेगा, तो हम उस टाइम पे रिजर्व कैपिटल को यूज कर सकते हैं। और किसी भी चीज के लिए रिजर्व कैपिटल कभी यूज नहीं होती, रिजर्व कैपिटल कभी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करती। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, नेवर। तो वो आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगी, ठीक है ना। और रिजर्व कैपिटल होती क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है, पूरी अनकॉल्ड कैपिटल नहीं होती। भैया 50,000 शेयर था, लेकिन 50 में से 20,000 30,000 कॉल्ड अप करे हैं, जो कॉल्ड अप नहीं है वो कौन सा गाइस, आपका 20,000। तो कंपनी 20,000 मांग तो सकती है ना, ऐसा तो कोई केस है नहीं कि कंपनी 20,000 मांग ही नहीं सकती। लेकिन 20,000 में भी अपना अमाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 20,000 में 10,000 जो शेयर्स हैं वो 10,000 शेयर्स हमने कर दिया, रिजर्व कर दिया, कि कंपनी जब बंद होगी उस टाइम पे हम इनको पैसे को मांग लेंगे, उस टाइम के लॉसेस को कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो 20 में से 10,000 तो रिजर्व हो गया, बचा कितना, 10। तो वो 10 कंपनी अपने एंटायर टेन्योर में, एंटायर लाइफ में कभी भी मांग सकती है, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का बहुत ध्यान से रखना। रिजर्व, हाँ एक चीज और, एक क्वेश्चन और, रिजर्व कैपिटल कंपनी के स्पेशल रिजोल्यूशन से क्रिएट किया जाता है। और स्पेशल रिजोल्यूशन कहां से होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक स्पेशल रिजोल्यूशन क्रिएट करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसको पास करने के बाद हम रिजर्व कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।
गाइस अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर में बेसिकली दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस, इसके अलावा तीसरा कोई शेयर नहीं होता है। इक्विटी शेयर कौन सा होता है? सबसे पहला उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। हर सर्कमस्टांसेस में कंपनी में कभी भी कोई ऐसा मीटिंग होती है यहाँ पे वोटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे किसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं? इक्विटी शेयर के पास। आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर की अगर कहीं यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये देनी है कि इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। अब प्रेफरेंस कौन से होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड, एक आपने बहुत अच्छा प्रोवर्ब सुना होगा, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन, लेस पेन लेस गेन, ठीक है ना? तो यहीं पे वही वाला पेन है, मोर पेन मोर गेन। मैक्सिमम रिस्क होता है कंपनी में कि इनका पैसा डूब सकता है पूरा तरीके से, और मैक्सिमम रिवार्ड भी होते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट ज्यादा कर जाती है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हें मिलता है, ठीक है ना? उसके बाद आता है आर नॉट कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर्स कभी भी कन्वर्टेबल नहीं होते, बिकॉज ये किस में कन्वर्टेबल होंगे? कन्वर्टेबल हमेशा हाई क्लास में होते हैं, लो में नहीं होते, और इक्विटी सबसे टॉप मोस्ट क्लास में फॉल करता है, ठीक है? हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट इक्विटी शेयर्स के पास होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। दो में से कौन कौन से? पहला, राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड राइट टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वेंडिंग अप। इनमें से या तो कोई एक प्रेफरेंस एंजॉय करेंगे, या दोनों करेंगे, या दोनों नहीं करेंगे। तीन कैटेगरीज आती हैं, या तो वो ये दोनों प्रायोरिटीज को एंजॉय करेंगे, या दोनों में से एक को भी नहीं करेंगे, या दोनों में से किसी एक को करेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से चार प्रायोरिटीज में डिवाइड हो जाता है। तो प्रायोरिटीज क्या होती है? राइट टू एस पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी कंपनी में डिविडेंड बटना स्टार्ट होगा, डिवाइडेड होगा, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। उसके बाद जाके अगर कुछ डिविडेंड बचता है तो वो डिविडेंड किसको मिलेगा? इक्विटी को। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर के लिए बहुत आपका बेनिफिटिंग पॉइंट ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर का एक फिक्स रेट होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? तो जिनका जितना भी डिविडेंड होगा वो उस परसेंट के हिसाब से मिलेगा। अब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जन कर जाएगी तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, ठीक है? दूसरा इनका आपका जो प्रायोरिटी आती है वो होता है राइट टू एस टू पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वेंडिंग अप। यानी कि जब भी कंपनी बंद होगी आगे चल के, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा कोई सर्कमस्टांस आता है जहां पे कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, शट डाउन करना पड़ रहा है, वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका जब पैसा बटना स्टार्ट होगा कैपिटल का, तो पहले किसे मिलेगा? प्रेफरेंस होल्डर को। उसके बाद अगर कंपनी में लिक्विडिटी बचती है, पैसा बचता है, तो वो किसको मिल जाएगा? एग्जैक्टली इक्विटी होल्डर्स को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमारी दो प्रायोरिटीज होती हैं, या तो प्रेफरेंस होल्डर ये एंजॉय करेगा या ये एंजॉय करेगा। दो प्रायोरिटीज हो गई। तीसरा, इन दोनों को एंजॉय करेगा, और चौथा, इन दोनों में से एक को भी एंजॉय नहीं करेगा, ठीक है? चार केस होते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर पे टाइप्स की गाइस बात करूं तो सबसे पहला आता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर मान लो कंपनी किसी वजह से इस साल डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की अगर कैटेगरी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉल कर रहा है तो उसको इस साल का भी डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा, पहला केस। नॉन क्यूमुलेटिव अपोजिट हो जाएगा कि अगर इस साल कंपनी किसी वजह से डिविडेंड नहीं दे पाई, मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, या कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है, इनफ लिक्विडिटी नहीं है, वैसे लिक्विडिटी की वजह से डिविडेंड पे इफेक्ट पड़ता नहीं है, बिकॉज वो फिर आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के केस में फॉल कर जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है ना? तो क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? अगर कंपनी इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल डिविडेंड नहीं दे पाई, तो कंपनी अगले साल डिविडेंड इस साल का भी देगी और अगले साल का भी दे देगी, यानी कि अल्टीमेटली प्रेफरेंस होल्डर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है? अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव खरीद रहे हो तो इस केस में इस साल अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिला या डिविडेंड नहीं मिला, तो ऐसा कोई उनके ऊपर जरूरी नहीं कि अगले साल उनको इस साल का भी मिलेगा, अगले साल का उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इस साल का नहीं मिला उसकी कोई उनके ऊपर गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हर तरीके से कंपनी के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली, ठीक है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कि कंपनी में किसी भी रिजोल्यूशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट में, ठीक है, या किसी भी डिसीजन मेकिंग में।
नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल गाइस वो प्रेफरेंशियल होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए नहीं जा सकते। ठीक है, फिर आता है आपका रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स वो प्रेफरेंशियल्स होते हैं जो कि एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे। रिडीम का मतलब कंपनी शेयर्स वापसी खरीद लेगी और पैसा शेयर होल्डर को वापसी कर देगी। और नॉन रिडीमेबल जो एक बार खरीद लिए वो सिर्फ सेल करे जा सकता है, लेकिन कंपनी वापसी नहीं खरीदेगी। रिडेम्पशन का हमेशा ध्यान रखो, मतलब कभी सेल और रिडेम्पशन दोनों अलग हैं। सेल में एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को सेल करता है, ठीक है, वहां कंपनी का रोल प्ले नहीं होता है। कंपनी ने एक शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, अब वो शेयर होल्डर किसी को भी वो ओनरशिप ट्रांसफर करते जाए वो उसका हेडेक है। लेकिन रिडेम्पशन में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स खुद ही वापसी खरीद लेती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। तो 8 टाइप के शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल 8 होते हैं। वैसे नॉर्मली टाइप्स ऑफ शेयर आपको कितने होते हैं, 2, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इस पे बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देना गाइस, इसका ऊपर दिमाग में सेव कर लेना। मैं सब बता चुका हूं, अगर नहीं आप सुन पाए तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर सुन लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चन बन चुका है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल का बन चुका है, नॉन पार्टिसिपेटिंग का बन चुका है, कन्वर्टेबल का बन चुका है, और नॉन रिडीमेबल का भी बन चुका है, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल का। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 3 साल पहले की बात है जब क्यूमुलेटिव का बना था। क्वेश्चन आया था कि दोज शेयर होल्डर्स विच एंजॉय द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर इफ नॉट पेड इन द करंट ईयर। यानी अगर करंट ईयर में उनको डिविडेंड नहीं मिल पाया तो उनको प्रायोरिटी होती है कि अगले साल उनको इस साल का भी डिविडेंड मिल जाएगा। तो कौन से होते हैं, आंसर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। वहां बच्चों ने खाली प्रेफरेंशियल भी लगा दिया था, तो इसमें आंसर गलत हो गया था। ठीक है, एक केस गाइस आपका यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का होता है। मैं आपको बता दूं शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एक सेबी ने, यानी कि हमारी जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट सेट कर रखी है। वो कितनी है गाइस, 90%। एक नंबर का क्वेश्चन गाइस ये भी बना था। ठीक है, 90% मतलब जितने भी शेयर आप इशू कर रहे हो उसमें पब्लिक कम से कम 90% शेयर तो खरीदे ही खरीदे। अगर पब्लिक 90% शेयर आपसे खरीद रही है तो आप अलॉटमेंट करोगे, अगर नहीं खरीद रही तो आप अलॉटमेंट नहीं करोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, होल्ड अ सेकेंड, मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पे थोड़ा सा जगह ले लेता हूं समझाने के लिए। मान लो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे गाइस, मान लो कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स। ठीक है, अब 50,000 शेयर इशू करे तो 50,000 का 90% कितना होगा, 50,000 का 90% होगा 45,000। क्या मतलब इसका कि कम से कम पब्लिक 45,000 शेयर को तो अप्लाई करे ही करे। खरीदेगी कैसी पब्लिक, पहले अप्लाई करेगी, कंपनी के बाद एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद कंपनी अलॉट करेगी। तो कम से कम 45,000 शेयर्स की तो एप्लीकेशन आनी ही आनी चाहिए। अगर मान लो 44,000 की भी एप्लीकेशन आ गई, या 44,999 शेयर्स की भी एप्लीकेशन आई है, एक शेयर की भी नहीं आई, तो भी रूल के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं होगा। कंपनी को पूरे 44,999 शेयर्स का पैसा क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन का पैसा है वापसी। और इसको वापसी करने की लिमिट कितनी होती है, 15 दिन। विद इन 15 डेज आप कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती है कि वो इसका पैसा क्या कर देगी, कंपनी वापसी कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो इसीलिए ऐसे केस के लिए मैं बता दूं कंपनी क्या करती है, ऐसे केस के लिए कंपनी एक अंडर राइटर्स को हायर करती है। किसको हायर करती है, अंडर राइटर्स को। आपने बहुत सुना होगा अंडर राइटर्स। अंडर राइटर का काम मालूम है क्या होता है कि कंपनी को वो गारंटी देते हैं। किस चीज की गारंटी देते हैं कि अगर आपके सारे शेयर्स नहीं बिके या सारे शेयर्स अप टू द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बिके तो हम आपसे शेयर खरीद लेंगे। जैसे कि ये केस है, अब सिर्फ एक शेयर की वजह से कंपनी को क्या हो जाता है, बजाएगा लॉस। तो मैं कह रहा हूं चलो 9,999, मैं कहता हूं मान लो 900, चलो 100 शेयर्स के डिफरेंस। हालांकि एक शेयर तो कंपनी किसी को भी बिकवा सकती है, कोई भी ले लेगा। मैं एम्प्लॉय को बेच सकते, किसी को बेच दिया, 44,900 शेयर्स। ठीक है ना, अब 100 शेयर्स की वजह से कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रेज नहीं कर पाएगी, कंपनी में शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में कंपनी के लिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में रोल कौन प्ले करता है, अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करता है, कंपनी को गारंटी देता है कि जितने भी शेयर्स आपके अप टू दिस लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बिकेंगे, उतने शेयर्स आपके कौन परचेस कर लेंगे, हम परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लो कितने शेयर्स परचेस कर लेगी कंपनी, 100 शेयर्स कंपनी क्या कर ले, अंडर राइटर्स परचेस कर लेंगे। तो ऐसे में पूरी 45,000 की लिमिट हो जाएगी और कंपनी फिर 45,000 का अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एमसीक्यूज मैंने 3-4 बन गए। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है सेबी के हिसाब से, 90%। ठीक है,
है। अगर हिंदी के तो शेयर्स, डिबेंचर्स का अलग होता है 75%, डिबेंचर बताऊंगा, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। तीसरा एमसीक्यू, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल होने के केस में कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर रही तो पैसा कितने दिन में रिफंड करेगी? 15 दिन में। तीसरा, चौथा एमसीक्यू, those who guarantee the company to purchase the shares of the company if not to the extent of minimum subscription limit, यानी कि वो लोग जो कि कंपनी के शेयर्स, कंपनी को गारंटी करते हैं कि अगर उनके शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन के एक्सटेंड नहीं बिके तो हम उतने शेयर्स खरीद लेंगे, तो वो कौन होते हैं? दे आर द अंडरराइटर्स। और इसके लिए ये जो कंपनी के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, एक कंपनी के ऊपर फेवर कर रहे हैं, तो कंपनी उसके लिए उनको क्या पे करती है? उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। क्या बोलती है? पे करती है कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन। और अंडरराइटिंग कमीशन मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं मैं, हर केस में नहीं कह रहा, अंडरराइटिंग कमीशन मोस्ट प्रोबेबली शेयर से केस में दी जाती है। शेयर से केस में मान लो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा 44,900 है तो 100 शेयर से खरीदेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, इन्हें मान लो 100 नहीं, इनको 110 शेयर अलॉट कर देगी, ठीक है ना। अब 110 शेयर में तक कंपनी इनसे पैसा अंडरराइटर से कितने का रिसीव करेगी? सिर्फ 100 शेयर का रिसीव करेगी, और 10 शेयर का पैसा कंपनी अपना क्या दिखा देगी? एक्सपेंस दिखा देगी कि भाई उन्होंने हमारी हेल्प करी तो हमने उसको क्या दिया? कमीशन दी है। कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये हमारा अंडरराइटर होता है। अंडरराइटर क्या होता है? अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? मैं वो भी बता चुका हूं। कई बार कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन कैश में पे कर देती है तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कंपनी मोस्ट प्रोबेबली शेयर्स में पे कर देती है। उसको 100 शेयर का पैसा लेके अलॉट उसे 110 कर दिए, ठीक है, तो वो 10 शेयर की उसकी कमीशन हो जाती है। सो ये हमारा था अबाउट द, आज हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कम मेन फीचर्स ऑफ द कंपनी, दिस वाज ऑल रिलेटेड दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं इश्यूज कितने तरीके से होते हैं, और आपका फॉर फीचर एंड रिलेटेड ऑल दिस, ठीक है ना। देन गाइस दैट्स ऑल for today. Thank you very much.